हेल हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे थे, आगे हम लोग उसमें कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का थर्ड चैप्टर चल रहा था ड्रेनेज सिस्टम। कल हम लोगों ने अपने टॉपिक में कैचमेंट एरिया के बारे में पढ़ लिया था। कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन, ये सब हम लोग कल समझ चुके थे। आगे अब हम लोगों को उसके आगे कंटिन्यू करना है। हम लोग ये देख चुके थे कि रिवर्स का फ्लो किधर की तरफ होता है, क्या रीज़न है उसके, और उस पर हम लोगों ने डिविजन्स भी पढ़े थे कि अगर हम रिवर्स को डिवाइड करें, मतलब फ्लो ऑफ रिवर को या ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो उसकी कितनी कैटेगरी थी कि कुछ रिवर अरेबियन सी की तरफ ड्रेन हो रही थी और कुछ बे ऑफ बंगाल में। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। 77% जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होती हैं और 23% रिवर्स ही हैं जो कि अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, इसका डिवीजन और भी बहुत सारी बेसिस पर होता है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन भी है कि वेरियस बेसिस पर ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया जाता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट डिवीजन पढ़ते हैं जो कि ड्रेनेज सिस्टम का है। ओके, तो क्या है? On the basis of size of watershed, the drainage basin of India grouped into 3 category। अब watershed का क्या मतलब होता है कि आप ये समझ लीजिए कैचमेंट एरिया, किसी भी रिवर का कैचमेंट एरिया कितना है, मतलब वो कितने कहाँ कहाँ से रिवर्स जो हैं, वाटर जो है वो इस रिवर बेड में आ रहा है, उसका कैचमेंट एरिया के बेसिस पर भी रिवर्स का डिवीजन होता है या ड्रेनेज सिस्टम का डिवीजन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी यही है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ वाटरशेड मतलब स्लोप यानी कैचमेंट एरिया। इन जनरल आप कैचमेंट एरिया याद रखिए, उस बेसिस पर कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो पहला है मेजर रिवर बेसिन विद मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया, यानी पहले कैटेगरी रखी गई है जिसमें अगर कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का होता है तो वो एक डिवीजन है। इसमें 14 ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं जिसमें मेनली गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही और पेन्नर, इतनी रिवर्स जो हैं और भी हैं, मतलब टोटल 14 हैं जो कि 20,000 किलोमीटर्स के एरिया तक का कैचमेंट एरिया रखती हैं, इसलिए इनकी ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। अब सेकेंड कैटेगरी क्या है? सेकेंड कैटेगरी है मीडियम रिवर बेसिन। अब इनका कैचमेंट एरिया कितना होता है? 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया होता है, मतलब वो रिवर्स इतनी लंबी होंगी कि वो इतने एरिया तक रिवर को कैच करती, पानी को बेसिकली वाटर को कैच करती होंगी, इतने एरिया को कवर करती हैं। इसमें जनरली 44 रिवर बेसिन आते हैं जिसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना, ठीक है, ये सारी रिवर्स आती हैं। और थर्ड आता है माइनर रिवर बेसिन। इनका कैचमेंट एरिया छोटा सा होता है, यानी 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप ये समझ लीजिए कोई छोटी सी रिवर ही होगी, वो सब माइनर रिवर बेसिन में चली जाएगी। ठीक है, और इसमें इंक्लूड फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर फ्लोइंग इंक्लूडिंग फ्लोइंग इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। और ये जो माइनर रिवर बेसिन होगा वो कहाँ पर होगा भाई? वो रिवर जा रही है, वो बीच में कहाँ गायब हो जाएगी? क्योंकि रेनफॉल उस एरिया में कम रहा होगा, इसीलिए वहाँ की जो रिवर्स हैं उनका फ्लो भी कम होता है या फिर बीच में वो पता ही नहीं कहाँ पर चली जाती है। तो इस बेसिस पर 3 डिवीजन हो गए। कल हम लोगों ने फ्लो देखा था कि डिस्चार्ज ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग 2 डिविजन्स थे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाले। आज हम लोगों ने देखा है कि कैचमेंट एरिया या वाटर शेड के बेसिस पर 3 कैटेगरी हो गई। ठीक है, कि कितने कितने एरिया को कवर कर रही हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, यू कैन सी दैट मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द हिमालयाज एंड डिस्चार्ज देयर वाटर ईदर इन बे ऑफ बंगाल और इन द अरेबियन सी। अब एक डिवीजन और है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ड्रेनेज सिस्टम का एक डिवीजन और है। वो क्या है कि हम हिमालयन और पेनिनसुलर के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? on the basis of mode of origin, nature and characteristic, Indian drainage system may be classified into Himalayan drainage and a peninsular drainage। अब देखिए एक कैटेगरी ये हो गई, ये किसकी बेसिस पर है? ये ओरिजिन के बेसिस पर, यानी ऐसी रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब वहाँ ग्लेशियर है और उससे ओरिजिनेट हो रही हैं, वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में जाएंगी।
और जो नीचे वेस्टर्न घाट से या ईस्टर्न घाट्स की तरफ उधर जो फ्लो हो रही हैं वो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग चंबल, बेतवा, सोन, etc., which are much older in age and origin than other rivers that have their origin in the Himalayas. It is the most accepted base of classification, hence the scheme has been followed in this book. अब इसके लिए देखिए हम मैप पे आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे रिवर्स जो हिमालय से फ्लो हो रही हैं, ठीक है, उनको हिमालयन रेंज में रखा जाएगा ना, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे चंबल, केन, बेतवा, ये जो रिवर्स हैं ये हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती, फिर भी इन रिवर्स को हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में प्लेस किया गया है। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अब जैसे सोचिए ना कि किसी का ग्रुप हो तो वो कहेंगे कि अरे ये तो हमारा ग्रुप हिमालय वाला है, बट इसमें ये क्यों इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हिमालय के ओरिजिन से पहले ही ये रिवर्स एग्जिस्ट करती थी, इसलिए ये मान लिया गया कि ये भी इसमें रहेंगी। मतलब भाई तुम तो पुराने हो, है ना, हिमालय तो पुराना है, ये तो पहले से ही बनी हुई है, इसलिए चंबल, केन, बेतवा, ये सब जो रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन ऑफ कोर्स इधर से हो रहा है, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ से हो रहा है, बट उनको कंसीडर किस में किया जाएगा, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और एक पॉइंट और ये देख लीजिए यहाँ पर, नर्मदा एंड तापी आर टू लार्ज रिवर विच आर एक्सेप्शन, दे अलॉन्ग विद मैनी स्मॉल रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। ये एक एक्सेप्शन है कि नर्मदा, अब ये इन डिटेल जब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे ना तब आपको पता ही चलेगा कि नर्मदा एंड तापी जो है वो अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। ये तो अलग रीज़न है कि क्यों इनका फ्लो इधर होता है, ये जब हम सारी रिवर्स पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। बस अभी ये ध्यान रख लीजिए कि नर्मदा एंड तापी का फ्लो किधर की तरफ होता है, ओके। तो ये था एक इंट्रोडक्शन डिवीज़न की, कैसे कैसे डिवाइड होती हैं रिवर्स, किस किस बेसिस पर। तो हम लोगों ने 3 डिविजन्स देख लिए। अब इन्हीं के बेसिस पर हम लोगों को अपनी आगे के कंटिन्यू करने हैं, जिसमें आता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में इस बेसिस पर। जैसे हम लोगों ने देखा ना हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, इसी को कंटिन्यू किया गया। ये बेसिस जो बताए गए थे वो जर्नली आपको समझने के लिए थे, हम रिवर्स को इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम consist of a large number of small and big rivers. It is outcome of the evolutionary process of 3 major physiographic units and the nature characteristic of precipitation. इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बहुत सारी बिग और स्मॉल रिवर्स हैं, और ये किस चीज़ का आउटकम है, ये बहुत सारी फिजियोग्राफिक यूनिट्स का आउटकम है, जिसमें नेचर या कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेशन कैसा हो रहा है, इस बेसिस पर बहुत सारे रीजंस हैं कि कैसे रिवर्स का फॉर्मेशन होता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो अब इसी में हमारी पहली कैटेगरी आती है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हम इसको भी आज थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। देखिए हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की एक हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, मतलब इसकी कुछ ज्योग्राफी रही होगी इन पास्ट। It mainly include Ganga, the Indus and Brahmaputra river basin, since these are fed both by melting of snow and precipitation. देखिए हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में जो बेसिकली बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो कौन सी हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा हैं। अब इनकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी हैं। गंगा रिवर बेसिन तो बहुत बड़ा है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट इन जनरल ये 3 रिवर्स होती हैं। और इनमें जो रिवर्स है ना उसमें पानी कहाँ से आता है, तो मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, यानी इनके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं जिस वजह से वाटर आ रहा है, और प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जब सर्दियाँ हैं और नहीं इतना मेल्टिंग हो रही है तो प्रेसिपिटेशन होता है, और उस वजह से इन रिवर्स में पानी रहेगा ही, ठीक है। रिवर ऑफ दीज सिस्टम आर पेरिनियल। अब पेरिनियल का क्या मीन्स होता है, पेरिनियल का मीन्स ही होता है कि
कि ऐसे रिवर्स जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहे, वो कभी भी ड्राई ना हो, तो ये रिवर्स जो हैं ये पेरिनियल हैं। अब इसका रीज़न ही देखिए यही है कि मेल्टिंग ऑफ स्नो और प्रेसिपिटेशन। अगर स्नो मेल्ट नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर दीज रिवर्स पासिस थ्रू जैंड गॉर्ज carved out of the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of Himalayas। अब ये क्या करेंगी, गॉर्ज का फॉर्मेशन करती हैं, इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं और इस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं। बिसाइड डीप गॉर्ज दीज वैलीज ऑल्सो फॉर्म वी शेप वैलीज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल इन देयर माउंटेनियस। अब ये सब जैसे जैसे रिवर्स उतरती है ना, तो ये बहुत सारी और भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। जस्ट सेकंड में थोड़ा छोटा सा मैप दिखाती हूँ, वैसे ये सब आगे अलग अलग बताऊंगी कि वी शेप वैली क्या होती है, बट आप अभी ये देख लीजिए। ओके, हाँ ये देखिए, आई होप इमेज क्लियर होगी आपको। जैसे ये देखिए ग्लेशियर है, ये मेल्ट हो रहा है, ये सोर्स है, रिवर यहाँ से निकलेगी, ये मेल्ट हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, पहले तो ये रिवर बेड ऐसे ही आएगा, बिल्कुल फ्लो में आएगा और यहीं पर वाटरफॉल्स होंगे क्योंकि हाइट से पानी गिर रहा है। फिर ये रिवर बेड या कोर्स ऑफ रिवर स्ट्रेट जाएंगे और जब ये नीचे उतरती हैं तो ये ऐसे मिएंडर बनाती हैं। मिएंडर का मतलब क्या होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। अब फिर ये मिएंडर जो हैं अगर वो कट हो गए तो ऑक्सबो लेक भी बना लेती हैं। फिर ये धीरे धीरे जब ओशियन में मिलने पर आती हैं तो अपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म कर लेती हैं और वो डेल्टा हो जाता है और फिर एट लास्ट वो ओशन में मिल जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिवर अपने पूरी जर्नी में करती है, जिसमें मिएंडर का फॉर्मेशन, वाटरफॉल का फॉर्मेशन, डेल्टा, ऑक्सबो लेक, ये सब का फॉर्मेशन करती हैं और वी शेप वैली तो इनिशियली स्टेज में ही बनाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिवर की जर्नी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आगे जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे आपको शो कराऊंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पे। ओके, while entering the plains, they form depositional feature like flat valley, oxbow lake, flood plains, barred channels and deltas near the river mouth। देखिए मैंने दिखा दिया ना कि रिवर माउथ में मर्ज होने तक ये बहुत सारे चीज़ों का फॉर्मेशन करती हैं, ऑक्सबो लेक या वैली या प्लेन एरिया, ठीक है। इन हिमालयन रीचेस द कोर्स ऑफ रिवर इज हाईली टॉरस बट ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले a strong meandering tendency and shift their course frequently। अब देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा कि अगर रिवर जो है माउंटेन से गिर रही है तो ठीक है, उसका कोर्स एकदम स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही प्लेन एरिया आता है तो वो यहाँ पर स्पीड बहुत होती है, तो इस स्पीड की वजह से यहाँ प्लेन एरिया में आते आते वो अपने कोर्स को बहुत चेंज करती हैं, ऐसे ऐसे घूम घूम के चलती हैं। अब जब ये कोर्स को देखिए, ऐसे अगर हम सीधे सीधे जा रहे हैं तो ठीक है ना, कोई ऐसे 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 बाइक राइड जैसे कर रहा है, कोई ऐसे जा रहा हो तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होती है ना। तो जो आसपास के घर हैं यहाँ वाले, तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर कभी प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुआ, बारिश रेनफॉल ज़्यादा हुआ, तो ये अपने कोर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं, जिस वजह से फ्लड आता है ना, कि इन एरियाज़ में फ्लड आने की कंडीशन हो जाती है। तो ये रीज़न है, देखिए लिखा है ना, पहले तो सही रहती है लेकिन फिर जैसे अपने कोर्स को चेंज करती हैं, मिएंडरिंग टेंडेंसी इसमें इंक्रीज होती है, जिस वजह से कोर्स चेंज होता है और इसका ही रीज़न है रिवर कोसी। रिवर कोसी ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। रिवर कोसी को सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस ये अराइज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसको समझने के लिए आप मैप देखिए ये रिवर कोसी हमारी ये रही है ना, रिवर कोसी। अब ये नेपाल से आती है और ये 5 रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के साथ, इसे पंचकोसी भी कहा जाता है, 5 रिवर्स के साथ ही आ रही है और यहाँ पर क्या है, हिमालयन रेंजेस है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोसी जो 5 रिवर्स के साथ आ रही है वो बहुत स्पीड में आ रही है क्योंकि हिमालय है यहाँ पर, और बहुत स्पीड में आने की वजह से वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को भी
आ रही है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं। अब जब बड़े बड़े पत्थर यहाँ तक बिहार में और या ईस्टर्न यूपी में इंटर करेंगे तो जो उसका रिवर बेड है, जो एक्चुअल रास्ता है, वो सेडिमेंट से ब्लॉक कर देती है और खुद क्या करेगी, ऐसे ऐसे अपने कोर्स को डिस्प्लेस करेगी, बार बार चेंज करेगी, क्योंकि जो एक्चुअल वे था वो तो उसने सेडिमेंट से भर दिया। अब उसको फ्लो कहाँ पर हो, तो वो इधर उधर करके फ्लो होती है। ठीक है, मतलब वो पूरे बिहार को कवर करते हुए जाती है। बेसिकली बिहार का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ऐसे यहीं पर ऐसे ऐसे करेगी, जिस वजह से बिहार में क्या होगा, हमेशा एवरी ईयर बिहार में फ्लड आ जाता है। अब इस फ्लड की वजह से ही कोसी को सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है, क्योंकि ये इतने फ्लो में आने की वजह से उसका जो रास्ता है वो सेडिमेंट से ब्लॉक हो गया और उसने अपने कोर्स को चेंज किया। और जो जनरली लोग अब लैंड पे रह रहे थे, अब उनके यहाँ सब पानी भर गया क्योंकि फ्लड आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके में बहुत पूछा गया है आगे में कि क्यों ऐसा होता है, तो क्यों बोलते हैं, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो सॉरो ऑफ बिहार कोसी को बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए वैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ कुछ प्रोग्राम, क्योंकि एवरी ईयर ऐसा हो रहा है। उसको यहाँ पर इंडस्ट्रियल कुछ ऐसा एरिया डेवलप किया जाए जिस वजह से यहाँ पर इस रिवर को, एक्सेस वाटर को कहीं और यूटिलाइज करें, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की डिफिशियंसी है, जैसे हम झारखंड जाएं या सदर्न बिहार में जाएं, उधर की तरफ अगर हम टर्न कर सकें, तो ये सारे कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बट अभी ऐसा नहीं होता। एवरी ईयर बिहार में फ्लड आता है कोसी की वजह से। ठीक है, तो कोसी को सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जो कि हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।